हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 27 अक्टूबर 2020। जो जल्दी से जो है स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 27 अक्टूबर 2020। सो गाइस क्विकली ज्वाइन दिस सेशन एंड दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल पेंडलम वीडियो, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो का जो ऑनलाइन कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप उनको देख लीजिए। इसके अलावा इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अच्छा स्कोर करने में। इसके अलावा जो बच्चे एसएससी सीजीएल टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन करिए तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि सारे टाइल्स के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। एंड इसके अलावा जो इसकी टेस्ट सीरीज़ है आप उस पर कोड यूज़ करिए, कोड आप यूज़ करिए पेंडुलम ईडीयू आप उस पर कोड जो है कोड यूज़ करिए तो आपको 10% जो है टेस्ट सीरीज़ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए सेपरेट पैकेजेस भी और कंबाइंड पैकेज भी है, तो जो भी आपको लगे आप उसको परचेज़ कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सो पहले हम प्रीवियस डे की जो न्यूज़ है उसको रिवाइज करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। So first is Credit Suisse Global Wealth Report 2020 shows marginal increase in wealth of Indian adults। तो जो Credit Suisse है which is a Switzerland based investment banking company, इसने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंडियन एडल्ट्स हैं इनकी जो वेल्थ है इसमें बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, ओनली $120। Next is DRDO successfully carried out final user trial of Nag missile, and this Nag missile is a third generation anti-tank guided missile, और this was tested from पोखरान राजस्थान। एंड अब इसको नाग मिसाइल को कौन बनाएगा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है BDL, जो कि डिफेंस PSU है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। एंड जो ये फाइनल यूजर ट्रायल किया गया था, सो दिस नाग वॉज लॉन्च फ्रॉम इट्स मिसाइल कैरियर विच इज़ नामिका, दैट इज़ नाग मिसाइल कैरियर। ओके, सो ये जो नाग मिसाइल है इसको DRDO ने डेवलप किया है और अब इसका प्रोडक्शन BDL के द्वारा होगा। एंड इसमें फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक कैपेबिलिटीज़ शामिल हैं। नेक्स्ट इज ग्रोइंग अर्बन हीट आइलैंड फिनोमिना अ कॉज फॉर क्लाउड बर्स्ट। तो अर्बन हीट आइलैंड फिनोमिना क्या है? जब आसपास के रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में अर्बन एरिया में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 2 to 3 डिग्रीज ज़्यादा होता है, तो उसको हम अर्बन हीट आइलैंड फिनोमिनन कहते हैं। और इसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में एक तो ग्रीन एरिया कम होता है, ठीक है, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है तो वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, देन शाम के टाइम में रिलीज़ करता है। उसी तरह से जो पेवमेंट्स हैं वो इम्पर्मिएबल होते हैं, तो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और क्लाउड बर्स्ट जैसे जो फिनोमिनन है, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना, उस तरह के फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, जैसे अभी हमने हैदराबाद में ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट इज अमेजॉन सेज दैट इट वुड नॉट अपीयर बिफोर अ जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी ऑन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, एंड इसमें जो चेयरपर्सन है इस कमेटी की वो है मीनाक्षी लेखी। और इस कमेटी ने डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनको बुलाया था कि डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पे आप अपने व्यूज़ दीजिए, जैसे अमेज़ॉन, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, पेटीएम। एंड अमेज़ॉन ने आने से इनकार कर दिया है, जिसको जो चेयरपर्सन है ऑफ दिस जॉइंट कमेटी वो कह रहे हैं दिस कैन बी टेकन एज द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन लेड मेन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रांटेड NDDB's ट्रेडमार्क सुधान। तो जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो ट्रेडमार्क है सुधान,
उसको पहली जो विमेन लेड मैन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको दिया गया है। एंड अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो सहकारी मंडली है, ये एक तो पहली बात ही गुजरात से है, फ्रॉम द आनंद डिस्ट्रिक्ट, और ये बायो स्लरी बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया टेक्स चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारत जो है 35 वर्ष के बाद इंडिया ने अज्यूम की है द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO। एंड जो हमारे लेबर सेक्रेटरी हैं विच इज़ अपूर्व चंद्र, so he has been elected as the chairperson of the governing body of ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही पुरानी UN की ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन 1919। जिस समय पे लीग ऑफ नेशंस जिसके आसपास फॉर्म हुआ था तभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। एंड इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और ये जो कहाँ पर लोकेटेड है, इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल है करेंटली वो हैं गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल है करेंटली, और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है ILO का। नेक्स्ट इज नंद किशोर साहू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज एंड कॉलोनल कमांडेंट ऑफ आर्मी डेंटल कॉर्प्स। तो ये अपॉइंटमेंट से एक न्यूज़ था। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 2020। दिस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अक्टूबर। एंड इसका मेन पर्पज़ यही है इस डे का कि जो भी लेपर्ड्स हैं, जो भी स्नो लेपर्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना। एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इंडिया ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया था 2009 में। एंड ये इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि जो भी स्पीशीज़ है लेपर्ड के, स्नो लेपर्ड के स्पेशली, उनको प्रोटेक्ट करना एंड उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना और हिमालयन इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना। एंड ये जो स्नो लेपर्ड है इसका IUCN स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल। ठीक है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। नेक्स्ट इज IIT खड़गपुर कोलैबोरेट्स विद TCS इन इंडियाज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडिया के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए IIT खड़गपुर ने TCS के साथ कोलैबोरेट किया ताकि जो रिमोटली कंट्रोल्ड जो फैक्ट्री ऑपरेशंस हैं उनको सही स्मूथली ऑपरेट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड साथ ही जो क्वालिटी है उसका रियल टाइम करेक्शन किया जा सके ताकि क्वालिटी एनहेंस हो, और जो क्वालिटी चेक्स के समय पर जो भी चीज़ें जैसे रिजेक्शंस होते हैं तो नंबर ऑफ रिजेक्शंस को यहाँ पर कम करना है, प्रोसेस को ईज करना है। IIT खड़गपुर और वजह से भी न्यूज़ में था बिकॉज इट डेवलप्ड कोविरैप डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड-19 के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप किया IIT खड़गपुर ने विच इज़ कोविरैप। एंड इसमें क्या है कि 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा एंड इसकी कॉस्ट 500 है, और एक बार में 3 से 10 सैंपल्स को टेस्ट कर सकता है। इसमें एक कलर पेपर यूज़ होता है जिसका कलर चेंज होने से पता चल सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। नेक्स्ट इज श्रीलंकन पार्लियामेंट वोटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर। तो अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक्ट की वजह से श्रीलंका की जो प्रेसिडेंट की पावर है वो कम हो गई थी। एंड नाउ उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, प्रेसिडेंशियल पावर को एक्सपेंड करने के लिए अब 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया है बाय द श्रीलंकन पार्लियामेंट। और इससे क्या होगा, जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है श्रीलंका में ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विच इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years डायरेक्टली। ठीक है, जैसे भारत में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन श्रीलंका में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है भारत में वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन श्रीलंका में वो प्रेसिडेंट है। इन अ US ब्रोकर डील इजराइल एंड सूडान एग्री टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। तो US और US के द्वारा जो ब्रोकर डील थी अब्राहम अकॉर्ड, आपको याद होगा, तो उसके अंतर्गत इजराइल और सूडान ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए दोनों तैयार हो गए हैं। एंड इससे फ़ायदा क्या होगा सूडान को कि जो भी अमेरिका के जो भी सैंक्शंस थे जो उस पर लगे हुए थे वो सैंक्शंस हट जाएंगे। सो ये सूडान को यहाँ पर फ़ायदा होगा।
एंड सूडान जो है वो थर्ड अरब गवर्नमेंट बन गया है जिसने लास्ट 2 मंथ्स में इसराइल के साथ जो अपने रिलेशंस उनको नॉर्मलाइज करने के लिए बात कही है। इससे पहले हमने पढ़ा था यूए और बहरीन भी ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आज की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो आज की न्यूज़ है, फर्स्ट इज वॉर मेमोरियल ऑफ सूबेदार जोगिंदर सिंह वॉज इनाग्रेटेड एट बुमला इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बमला में जो वॉर मेमोरियल है, युद्ध स्मारक है सूबेदार जोगिंदर सिंह का, उसका उद्घाटन किया गया। तो जो सूबेंद्र जोगिंदर थे ये फर्स्ट बटालियन से थे सिख रेजिमेंट की, जिसने 1962 के इंडो चाइना वॉर में अपना काफ़ी महान बलिदान दिया था। एंड इसी वजह से जोगिंदर सिंह को परमवीर चक्र भी दिया गया, उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। On 23rd October 1962, the Battle of Tongpen La, which is Bumla, took place। और इसी दिन को याद करने के लिए ये इनाग्रेशन भी किया गया। बुमला की हम बात करें, इट इज़ अ बॉर्डर पास बिटवीन कोना कंट्री विच इज़ इन तिब्बत, कोना काउंटी विच इज़ इन तिब्बत एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। ठीक है, तो ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक बॉर्डर पास है एंड करेंटली इसको ट्रेडिंग पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता है बिटवीन तवांग एंड तिब्बत। एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन एग्री दैट बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो जब भी चाइना और भारत को कोई भी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग करनी होती है तो वो इस पॉइंट पर आकर करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को जब करनी होती है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर हैज़ बीन द वॉर मेमोरियल ऑफ सूबेदार जोगिंदर सिंह इनाग्रेटेड। सूबेदार जोगिंदर सिंह के युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज इंडियाज बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल इन अहमदाबाद was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, and this was inaugurated at UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center in Ahmedabad। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया फॉर टेलीकार्डियोलॉजी, कहाँ पर? सिविल हॉस्पिटल कैंपस इन अहमदाबाद में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे है वो गिरनार में जो इनाग्रेट किया है। ये जो पूरा रोप वे है ये 2.3 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये 900 मीटर की हाइट पर है। और ये गिरनार की जो पहाड़ी है वहाँ पर ये बनाया गया है, विच इज़ इन जूनागढ़ इन गुजरात। एंड इसको बनाया किसने है? उषा ब्रेको लिमिटेड के द्वारा ये गिरनार रोप वे को बनाया गया है। एंड ये एक बार में जो है मतलब 1 घंटे में ये 800 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। इसमें टोटल 25 कैबिन्स हैं रोपवे में। अब इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है इससे क्या होगा, जो टूरिज़्म है ये एक तो इसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो गिरनार की पहाड़ी है ये काफ़ी धार्मिक मानी जाती है फॉर जेंट्स। एंड इसका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो था 130 करोड़। एंड इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। माउंटेन गिरनार की हम बात करें तो दिस इज़ अ मेजर इग्नियस प्लूटोनिक कॉम्प्लेक्स दैट इंट्रूडेड इनटू द बसाल्ट्स टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द डेक्कन ट्रैप पीरियड। ये एक प्रमुख आग्नेय प्लूटोनिक परिसर है जो डेक्कन ट्रैप अवधि की और बेसल्ट्स में अतिक्रमण की। एंड ये जो माउंटेन गिरनार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है फॉर द जैनीज़, क्योंकि यहाँ पर जो 22nd तीर्थंकर थे जिनका नाम लॉर्ड नेमीनाथ था, उन्होंने यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है, इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो 22वें तीर्थंकर थे लॉर्ड नेमीनाथ, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई? ठीक है, ऐसा डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रोपवे के हिसाब से आपसे पूछे, इस तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इस किसान सूर्योदय योजना, तो ये भी लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो गुजरात में उन्होंने टोटल 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे और किसान सूर्योदय योजना उसमें से एक था। ये एक स्कीम लॉन्च की गई विच एम्स एट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स। दिन में फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना फॉर इरीगेशन एंड फार्मिंग पर्पजेज। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है खेती के लिए
सुबह के टाइम में किसानों को बिजली उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पीएम मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज़ बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल। हाल ही में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड लखनऊ। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज अहमदाबाद। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज Minister of State for External Affairs V. Muralidharan, he unveiled the philately exhibition on India and the UN, a postal history। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत और यूएन अ पोस्टल हिस्ट्री पर दार्शनिक प्रदर्शनी का अनावरण किया। एंड ये किस इवेंट में जो है इनाग्रेट किया गया? तो अभी 75th एनिवर्सरी थी यूएन की, तो उसी के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूएन, तभी इस एग्जीबिशन का इनाग्रेशन किया गया। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। एंड यूनाइटेड नेशंस डे हर वर्ष 1948 से 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। In 1971, the United Nations General Assembly had advised and suggested that 24th October should be observed as a public holiday by all UN member states। और इस बार जो UN Day कॉन्सर्ट है वो प्री रिकॉर्डेड होगा ड्यू टू द कोविड-19। एंड जो UN Day कॉन्सर्ट था 2018 का, उसमें सरोद मास्टर अमजद अली खान वॉज देयर विद द रिफ्यूजी ऑर्केस्ट्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन की कितनी लैंग्वेजेस हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो भारत अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट हुआ है। एंड भारत का जो टर्म है वो जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। ये जो टर्म है ये 2 साल का टर्म है भारत का। क्वेश्चन है, यूएन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज 24 अक्टूबर। नेक्स्ट इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री विल नॉट रिकॉग्नाइज हांगकांग बीएनओ पासपोर्ट्स। तो अभी जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री है इट अनाउंस के जो भी हांगकांग ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ पासपोर्ट्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एज द वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। और ये जो अनाउंसमेंट है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की, ये उस अनाउंसमेंट के बाद आई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि देयर विल बी न्यू वीज़ा रूल्स फॉर ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ इन हांगकांग। और बीएनओ वीज़ा एप्लीकेशंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगा फ्रॉम 31 जनवरी 2021। इससे पहले हमने जुलाई में पढ़ा था कि ब्रिटेन ने कहा था कि जो भी बीएनओ पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके जो इमिग्रेशन राइट्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया जाएगा, उनके अधिकारों का विस्तार किया जाएगा। अब जो बीएनओ वीज़ा होल्डर्स हैं वो उनको राइट टू वर्क होगा और राइट टू स्टडी होगा इन ब्रिटेन फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद 5 साल के बाद वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके में, और उसके 6ठे साल में वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो था ये डिक्लेयर किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बीएनओ पासपोर्ट होल्डर्स कौन होते हैं? दीज आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ हांगकांग हु वर द ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरीज सिटीजन्स अंटिल 30 जून 1997। तो बीएनओ पासपोर्ट धारक हांगकांग के स्थायी निवासी हैं जो 30 जून 1997 तक ब्रिटिश निर्वत क्षेत्र के नागरिक थे। तो हांगकांग जो था ये फॉर्मर कॉलोनी था यूके का, जिसको उसने हैंडओवर किया टू चाइना इन 1997। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरी सिटीजन थे 30 जून 1997 तक, और उसके बाद जो है वो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं हांगकांग के, क्योंकि तब हांगकांग जो था तब तक इट वाज द फॉर्मर कॉलोनी ऑफ यूके, तब तक वो कॉलोनी था यूके का। उसके बाद चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया अंडर वन कंट्री टू सिस्टम फ्रेमवर्क। ठीक है,
एंड ये जो अनाउंसमेंट था कि जो राइट्स इनको एक्सपैंड किया जाएगा, ये तब आया जब चाइना ने अपनी जो पॉलिसी है, जो ये ऑटोनोमस हांगकांग रीजन के लिए अपनी पॉलिसी जो चेंज की थी, उसके चलते ये अनाउंसमेंट की गई थी, उसके विद्रोह में अनाउंसमेंट किया गया था। क्वेश्चन है, रिसेंटली द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लाइंड टू रिकॉग्नाइज वीएनओ पासपोर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका वीएनओ पासपोर्ट पहचानने से इनकार कर दिया है? गवर्नमेंट ऑफ भूटान, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ब्रिटेन की सरकार। Next is Prime Minister Modi communicated with CEOs of global oil and gas companies in the 5th roundtable of global oil and gas CEOs with PM। तो जो ये 5th राउंड कॉन्फ्रेंस थी, इसमें PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई थी? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा आयोजित की गई थी। ये एक एनुअल इवेंट है, ये हर साल होता है और इस वर्ष ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंडक्ट किया गया। इसमें डिफरेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज के जो सीईओज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस सीईओज विद पीएम, ये नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई इन 2016। अच्छा, इंडिया का हम स्टैंड देखें तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और कच्चा तेल इंडिया जो है इंपोर्ट भी करता है। एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ LNG। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है वो भारत है। क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड नीति आयोग स्टार्ट राउंड टेबल ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस CEOs विद PM। नीति आयोग ने किस वर्ष में PM के साथ वैश्विक तेल और गैस CEO के गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की? 2016, 2017, 2018 एंड 2019। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 2016। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन द एप्लीकेशन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम। तो PM स्वनिधि स्कीम में यूपी सरकार ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है लोन के लिए, कितने सैंक्शन हुए हैं और कितनों को लोन दिया गया है इस टर्म्स में। एंड इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आई है स्कीम के अंतर्गत, तो ये टोटल 6,22,167 लोगों ने अप्लाई किया फॉर द लोन अंडर दिस प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। एंड 3 लाख के आसपास जो है वो लोन सैंक्शन किए गए और करीब करीब 2,30,000 लोगों को जो है ये डिस्पर्स कर दिए गए हैं लोन। 7 cities ऑफ यूपी अपीयर इन द टॉप 10 cities ऑफ इंडिया। तो जो टॉप 10 cities हैं उसमें 7 यूपी की सिटीज़ थी, ठीक है, जिन्होंने अपना जो है एक स्थान प्राप्त किया टॉप 10 cities में, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़ टॉप 3 में थे। एंड उसके अलावा इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद और कानपुर शामिल हैं। PM स्वनिधि स्कीम आपको याद होगा, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। एंड ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करने के लिए जो भी कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुए। एंड इसको फुली फंडेड किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो सिडबी है। और इस स्कीम में क्या होता है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, एक तो उनको कोई कार्य जो है कोलेट्रल नहीं जमा करना होगा लोन लेने के लिए और उनको 10,000 का लोन दिया जाएगा। अगर वो टाइमली इस लोन को रीपे करते हैं तो उनको सब्सिडी दी जाएगी, इंटरेस्ट सब्सिडी 7% की। एंड उसके अलावा नेक्स्ट ईयर उनको जो लोन वो ले सकते हैं उसकी लोन की लिमिट बढ़ा दी जाएगी 10,000 से वो ज़्यादा, वो यानी कि वो 20,000 का जो लोन है वो ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर अगर वो 1 साल में टाइमली रीपेमेंट करते हैं। दिस स्कीम टारगेट्स टू बेनिफिट 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि कम से कम 50 लाख सड़क विक्रेताओं को इससे लाभ मिले।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन द एप्लीकेशन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। निम्न में से किस राज्य ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन, अनुमोदन और संवितरण में पहली रैंक हासिल की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज अ बायएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन आर्मी विल स्टार्ट फ्रॉम 26 अक्टूबर। तो ये कल से शुरू हो चुकी है बायएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, ये द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन है और ये 4 दिन तक चलेगा और इसको चेयर कौन करेगा? आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे। इसमें सारे आर्मी कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स आर्मी हेडक्वार्टर्स के और अदर सीनियर ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दिस कॉन्फ्रेंस फॉर्मुलेट्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या निर्णय, नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए, तो वो सब इस सम्मेलन में तय किए जाते हैं। During the conference, Director General of Border Road Organization, Lieutenant General Harpal Singh, will also interact with the people, other people, and he'll discuss on various infrastructure development projects of BRO. तो जो भी BRO के द्वारा जो बनाए गए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं और जो चल रहे हैं उनके बारे में वो ब्रीफ करेंगे। तो जैसे अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था अटल टनल के बारे में जो इनॉग्रेट हुआ, तो उसको BRO ने बनाया था। ठीक है, उसके अलावा हमने एक और टनल की बात की थी जो बाद में इनॉग्रेट हुआ था। सो वो भी BRO के द्वारा बनाया गया था। तो वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में ही डिस्कस। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि डायरेक्टर जनरल कौन है BRO के, लेफ्टिनेंट जो है अभी हरपाल सिंह हैं। Reform measures such as reducing ceremonial practices and non-military activities to ensure a rational distribution of resources may be finalized during the conference. तो सम्मेलन के दौरान संसाधनों के तर्क संगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक प्रथाओं और गैर सैन्य गतिविधियों को कम करने जैसे सुधार उपायों की अंतिम रूप दिया जा सकता है। So question है, the Commanders Conference of the Indian Army has started in Delhi on 26 October 2020. The conference is held भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में शुरू हुआ है। यह सम्मेलन डैश आयोजित किया जाता है क्वार्टरली, त्रैमासिक, बाय-एनुअली वर्ष में 2 बार, एनुअली वार्षिक या फिर बाइनरी द्विवार्षिक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बाइनरी, वर्ष में 2 बार होती है। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हैज इनॉग्रेटेड 2 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर अंडर जल जीवन मिशन। और ये जो पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं ये कहाँ पर इनॉग्रेट किए गए हैं? खंग बारोल और खंगजॉय विलेज जो है मणिपुर के, वहाँ पर। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो टैप वाटर कनेक्शंस हैं वो प्रत्येक रूरल हाउस होल्ड को मिले, स्वच्छ पानी मिले। द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डन बाय विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी। तो परियोजना का संचालन रखरखाव ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा। द बिगेस्ट चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन हिली एरियाज इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मटीरियल्स थ्रू आउट द ईयर। तो पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता ही होगा कि जो जल आपूर्ति परियोजना को लागू करने के लिए चुनौती है कि सामग्री की पहुंच वहां पर सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज इज कम्युनिकेशन। फिर उसके अलावा दूसरा चैलेंज है कम्युनिकेशन, क्योंकि बेकार नेटवर्क कवरेज आता है। ठीक है, इसकी वजह से संचार का भी एक खुद में अपनी बड़ी चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन मणिपुर ओनली 30,379 हाउस होल्ड्स हैव टैप वाटर कनेक्शंस। तो लगभग 30,000 घरों में ही टैप वाटर कनेक्शंस हैं। तो स्टेट ने प्लान किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी को जो है टैप कनेक्शन दिया जाएगा बाय 2023। जल जीवन मिशन की हम बात करें तो ये अगस्त 2019 में अनाउंस किया गया था एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रत्येक घर को, जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पर पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना बाय 2024। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इसकी नोडल एजेंसी है,
क्योंकि ये पानी से जुड़ा है जल जीवन मिशन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2019, इसे 2019 में शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द नोडल एजेंसी फॉर दिस मिशन। जल शक्ति मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल एजेंसी है। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एक और दो दोनों। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों कि जो भी पोलियो फ्री वर्ल्ड बनाने के जो भी ग्लोबल एफर्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज करने के लिए, और साथ ही जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है इन फाइट अगेंस्ट द पोलियो, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए। जैसे भारत को पोलियो मुक्त डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पर जो हमारे जो भी आंगनवाड़ी केंद्र थे उनका बहुत मेजर रोल था, वो हेल्थ वर्कर्स का काफ़ी मेजर रोल था। तो ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। दिस वॉज स्टार्टेड बाय रोटरी इंटरनेशनल टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ जोनस साक। जोनस साक जो थे, ही लेड द फर्स्ट टीम दैट मेड अ वैक्सीन अगेंस्ट पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस के अगेंस्ट जो टीका बनाया गया था उसकी टीम का जो निरीक्षण था, वो नेतृत्व जो किया था वो जोनस साक ने किया था। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट। तो प्रगति की कहानियाँ अतीत और वर्तमान, पोलियो से रिलेटेड जो भी स्टोरीज रही हैं, सक्सेस स्टोरीज, उनके बारे में चर्चा करना। According to WHO, 99.9% of cases of wild polio virus cases have decreased since 1980 due to vaccination efforts। तो क्योंकि टीका बन गया और वो सब जगह उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया गया, तो 99.9% जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसके केसेस कम हो गए हैं। The Global Polio Eradication Initiative has been started by national government and WHO for monitoring the polio situation globally। तो ये GPEI जो है ये पूछे किससे रिलेटेड है, तो ये पोलियो एराडिकेशन से रिलेटेड है, पोलियो उन्मूलन से रिलेटेड पहल है। और इसको अलग अलग नेशनल राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें हैं उन्होंने और WHO ने मिलकर स्टार्ट किया था, ताकि जो पोलियो की सिचुएशन है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर उसको क्या स्थिति है उस पर निगरानी करना, ये इसका एम है। इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाइल्ड पोलियो वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस मिले हैं। उसके अलावा इन 2019 द म्यूटेटेड वर्जन ऑफ पोलियो वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया एंड ईरान। इसके अलावा 2019 में पोलियो के वायरस के जो उत्परिवर्तित संस्करण है, म्यूटेटेड वर्जन है, वो पाए गए, वो रिपोर्ट किए गए फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में। पोलियो की हम बात करें तो एक वायरल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो पोलियो वायरस से होता है, जिससे नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है और बच्चों में पैरालिसिस हो सकता है। ये मेनली 3 काइंड के वाइल्ड पोलियो वायरस होते हैं, और अगर किसी कंट्री को पोलियो फ्री अगर डिक्लेयर किया जाता है तो इसका मतलब है कि तीनों ही टाइप के जो वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन है वो रुक गया है, तभी हम उस कंट्री को पोलियो फ्री कह सकते हैं। और पोलियो से कैसे बचा जा सकता है, वैक्सीन से बचा सकता है। तो इसमें 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। एक में जो वायरस होता है पोलियो वायरस वो वीक होता है और एक में मरा हुआ होता है, मतलब इनएक्टिवेट होता है। क्वेश्चन है स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट इज द थीम ऑफ विच डे इन 2020। प्रगति की कहानियाँ अतीत और वर्तमान 2020 में किस दिन का विषय है। वर्ल्ड पोलियो डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड टीबी डे एंड वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज वर्ल्ड पोलियो डे। नेक्स्ट इज स्टडी ऑन 59 ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉटरी फ्रॉम कोटाडा बाडली। तो कोटाडा बाडली जो है ये गुजरात की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर जो बर्तन थे मिट्टी के उनको स्टडी किया गया और ये पाया गया कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में।
2020 जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की 100वीं वर्षगांठ है, 100th एनिवर्सरी है। जो फर्स्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा, उसको 1920s में डिस्कवर किया गया था। एंड ये जो स्टडी की गई है इसमें मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ रेसिड्यूज को इस्तेमाल किया गया है फ्रॉम द एंशिएंट पॉटरी, क्योंकि जो पॉट्स हैं वो प्रोटीन्स और फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं लिपिड से, और C16 और C18 एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई फूड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। तो इसके थ्रू ये स्टडी की गई और पता चला द स्टडी हैज़ फाइंड आउट साइंस ऑफ बॉइलिंग एंड कंज्यूमिंग मिल्क एंड द यूज ऑफ ईदर हीटेड मिल्क और कर्ड। तो अध्ययन में दूध को उबालने और सेवन करने, गर्म दूध या दही के उपयोग के संकेत मिले हैं। पक्का नहीं पता चला है कि वो दही है या फिर पनीर है, चीज़ है। It was also found that cows and water buffaloes ate millets while sheep and goats ate grasses and leaves। यह भी पाया गया कि गाय और भैंस बाजरा खाती थी और जो भेड़ बकरियां हैं वो घास और पत्ते खाते थे। It shows that cattle and water buffalo were possibly used for milk। तो जो कैटल और वाटर बफेलो थे इनको मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता था और मीट के लिए गोट और शिप को पाला जाता होगा, ऐसा यहाँ पर स्टडी में पता चला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये 2600 BC से लेकर 1900 BC तक चली। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर आर्यंस ने अटैक किया एंड इस वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ड्यू टू ड्रॉट, फ्लड जैसी कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। इसमें 5 मेजर अर्बन साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, गनेरीवाला एंड राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शहरी स्थल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली अ स्टडी ऑन pottery from Kotada Badli has shown the use of dairy products in the Indus Valley civilization. Kotada Badli is an archaeological site located in which of the following states? हाल ही में कोटड़ा बादली से मिट्टी के बर्तनों पर एक अध्ययन ने सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादों के उपयोग को दिखाया है। कोटड़ा बादली एक पुरातत्व स्थल है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ पर है कोटाडा बादली? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट इज अ हैदराबाद ज्वेलर मेड अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ डायमंड सेट इन अ रिंग। तो हैदराबाद के एक जौहरी ने एक अंगूठी में सबसे ज़्यादा हीरे लगाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इस रिंग को नाम दिया गया है द डिवाइन 7801 ब्रह्मा वज्र कमलम। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो रिंग है जिसमें बहुत सारे जो है डायमंड्स लगाए गए हैं एंड ये एक ब्रह्म कमल, ये कमल की तरह है, इसलिए इसका नाम जो है ब्रह्म कमलम जो है रखा गया है, वज्र ब्रह्म कमलम। इसमें जो है 5 लेयर्स हैं और 6 लेयर्स हैं और जो पहली फर्स्ट 5 लेयर्स हैं उसमें 8 पेटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द डिज़ाइनिंग प्रोसेस वॉज स्टार्टेड इन सितंबर 2018। 2018 में, सितंबर 2018 में इसका डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और अब जाके कंप्लीट हुआ। एंड द हॉलमार्क टीम हैज़ यूज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायमंड्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर कैड का इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का, कि पता लगाने के लिए कितने जो है यहाँ पर डायमंड्स इस्तेमाल किए गए हैं। डायमंड की हम बात करें तो ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए कटिंग के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास की कटिंग के लिए या फिर कोई ऐसा पदार्थ है उसकी कटिंग के लिए, शेपिंग के लिए डायमंड को इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पार्कल करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। एंड रशिया इज़ द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। रूस दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ डायमंड सेट इन वन रिंग हैज बीन मेड बाय द ज्वेलर ऑफ विच सिटी। हाल ही में किस शहर के जौहरी ने एक अंगूठी में सबसे ज़्यादा हीरे जमाने का रिकॉर्ड बनाया है? चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ एंड रांची। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। The correct answer will be option B, that is Hyderabad.
Next is rich countries did not deliver international aid to poor countries which was promised 50 years ago. तो 50 साल पहले जो अमीर देशों ने एक प्रॉमिस किया था कि वो जो भी गरीब देश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करेंगे, तो उसको प्रदान करने में वो विफल रहे हैं. ऑन 24 अक्टूबर 1970 रिच कंट्रीज़ ने कमिट किया कि वो अपने ग्रॉस नेशनल इनकम का 0.7% जो है वो इंटरनेशनल एड के लिए देंगे फॉर द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, लेकिन वो अपना प्रॉमिस को फुलफ़िल करने में असफल रहे हैं. एंड इंटरनेशनल एड इज़ इम्पॉर्टेंट पुअर कंट्रीज़ के लिए. जो है अंतर्राष्ट्रीय सहायता बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट कर सकें. ये एड की वजह से 1970 से लेकर 2020 के बीच में काफ़ी देशों में जो पॉवर्टी है, जो इनइक्वालिटी के जो चैलेंजेस है, जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, उनको कम किया जा सकता था. एंड दिस हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंस टू लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज फॉर बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स एंड सोशल स्पेंडिंग. तो जितना दिया गया है उससे फ़ायदा हुआ है, और अगर वो कमिटमेंट पूरा किया जाता तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था. In the last 50 years, donor countries have failed to deliver a total of 5.7 trillion aid to poor countries. तो 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स को प्रोवाइड करने में असफल रहे जो भी रिच कंट्रीज हैं. These unpaid aids could have helped the poor countries to eradicate hunger and extreme poverty. ये अवैतनिक सहायता गरीब देशों को भूख और अत्यधिक गरीबी को मिटाने में मदद कर सकती थी. This could have created many schools and health infrastructure for the people of low and middle income countries. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो असेंशियल चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जैसे स्कूल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हेल्प कर सकते थे. ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार द वर्ल्ड विल एड 150 मिलियन न्यू एक्सट्रीमली पुअर पीपल इन 2021 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक. क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, काम नहीं है, तो इसके कारण जो पुअर पीपल है, एक्सट्रीमली पुअर पीपल हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे 2021 में. और इसके बावजूद भी जो भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोई प्लेज नहीं किया है टू हेल्प द पुअर कंट्रीज़. इन 2019 हाई इनकम कंट्रीज जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड 0.3% ऑफ देयर GNI. तो सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपना टारगेट मीट किया है टू प्रोवाइड 0.7% ऑफ GNI, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने 2019 में सिर्फ अपना 0.3% ऑफ GNI कंट्रीब्यूट किया है. ऑक्सफैम की हम बात करें तो ये 1942 में स्थापित किया गया था. ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर द एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनजस्टिस ऑफ पॉवर्टी. तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो वैश्विक गरीबी और गरीबी के अन्याय को कम करने के लिए काम करता है. क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ऑक्सफैम. ऑक्सफैम के बारे में क्या सही है? इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन. ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है और इसका उद्देश्य गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है. तो इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 ओनली. ठीक है. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लिए हैं. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इसी तरह से रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए. वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.